हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती और विवादों का सिलसिला ये लगातार चलता ही रहता है। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो शुरू से ही इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरण रहे, चाहे वो शुरू से पासिंग मार्क्स को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, एमआरसी को लेकर हो, उत्तर कुंजी को लेकर हो, विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं तो वो जीवंत तो होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, एक उत्तर कुंजी का मामला था जो सिंगल बेंच से मतलब खारिज किया जा चुका था, लेकिन अब ये मामला जब डिवीज़न बेंच में पहुंचा तो थोड़ी सी तस्वीर पलट गई है। अब क्या है, एक नया मोड़ आया है भर्ती प्रक्रिया में और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को इस याचिका के अधीन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे थोड़ा सा भ्रम है अभ्यर्थियों के मन में कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है या इसके क्या कुछ परिणाम होंगे। तो इस पर दोस्तों पूरी तरीके से डिस्कशन होगा इस वीडियो सेशन में। हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो गया है, क्या कुछ है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर मनोज मिश्रा जी और दिनेश पाठक जी के डिवीज़न बेंच में मामला था। देखिए, इसमें सिंगल बेंच में जो ऑर्डर हुआ है रोहित शुक्ला एंड 110 अदर्स वाला, उसको यहाँ पे कोट किया गया है और सारी जो पटिशन्स हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया गया है। सेकंड पैरा की बात करें तो एपिलेंट्स की यहाँ पर सबमिशन लिखी गई है, जिसमें एपिलेंट्स ने बताया है कि जो असिस्टेंट टीचर के रिक्रूटमेंट है इसमें जो आंसर की पब्लिश हुई उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके एक से अधिक आंसर थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जिनके लिए या तो सारे क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस थे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता या जो एक से अधिक आंसर रख रहे थे उनमें कॉमन मार्क्स दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिंगल बेंच का आदेश का हवाला दिया कि सिंगल बेंच में उन्होंने हर एक चीज़ को क्लैरिफाइड किया था, लेकिन वहाँ पर जो एक न्याय के लिहाज से होना चाहिए था उनके लिए नहीं हो पाया। और ये कहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, ये सिंगल बेंच का आर्डर जो है सेट असाइड होना चाहिए और उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर दोनों जज साहब ने यहाँ पर स्पेशली कह दिया है कि जितने भी एपेलेंट्स हैं, उनके एडवोकेट्स हैं, वो सारी क्वेश्चंस को पैरावाइज यहाँ पर रखेंगे, उनके जो फैक्ट्स हैं उनको रखेंगे और साथ ही साथ एक कंप्लीट एफिडेविट तैयार करेंगे और कहाँ से क्लेम किया है क्वेश्चंस विच दे क्लेम टू आउटसाइड द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड शैल आल्सो बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द एफिडेविट एंड द बेसिस फॉर सच चैलेंज एज बीइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस वुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द एफिडेविट। मतलब पूरा एफिडेविट जो भी इनका समस्या है उस पूरी समस्या को इन्हें एक एफिडेविट में लिखना होगा। सच एफिडेविट शैल बी फाइल्ड विद इन 2 वीक्स। जो पेटिशनर्स की तरफ से एफिडेविट होगा उसको 2 हफ्ते में रखा जाएगा। और मिस्टर जो अर्चना सिंह हैं, एडवोकेट हैं, अपीयर हुई हैं, रिस्पोंडेड 1 to 3 ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन अपॉन रिसीप्ट ऑफ द एफिडेविट फ्रॉम द एपिलेंट्स। ये एपिलेंट्स से एफिडेविट रिसीव करेंगी एज डायरेक्टेड अबव, शैल फाइल एफिडेविट इन रिस्पॉन्स विद इन नेक्स्ट 2 वीक। उनके 2 हफ्ते के बाद ये अपना जो है एफिडेविट फाइल करेंगी। लिस्ट ऑल दीज अपील्स ऑन 3 अगस्त। इन सारी अपील्स को 3 अगस्त को मतलब लगा दिया गया है। इन द मीन वाइल एनी अपॉइंटमेंट, स्पेशली यहाँ पे फोकस करिएगा, एनी अपॉइंटमेंट that has already been made pursuant to the selection process shall be subject to the decision of these appeals। यानी कि अब तक की जितनी भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो वो shall be subject to the decision of these appeals, वो इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। मतलब 69,000 की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को अब उत्तर कुंजी के इस डिवीजन बेंच के मामले के अधीन कर दिया गया है। 343 ऑफ 2021 स्पेशल अपील डिफेक्टिव। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होने वाला है कि 3 अगस्त को सुनवाई होगी फाइनली, और इसमें पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से बहस करेंगे और मे भी 1 से 2 दिन की बहस के बाद इस पे फाइनल ऑर्डर रिजर्व किया जाए और फाइनली जजमेंट सुनाया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाए कि जो उम्मीदें हैं
वो बढ़ सकती हैं 1 से 2 नंबर कॉमन अंक के लिए, क्योंकि डिवीज़न बेंच में भी इनकी जो भी बात है उनको कंसीडर कर लें और 1 से 2 नंबर का बेनिफिट दे दें, जो कि हम हमेशा से कहते हुए चले आए हैं कि भाई उत्तर कुंजी में थोड़ी बहुत विसंगतियां तो हैं, ठीक है, जिनकी लिहाज से यहाँ पे ये मामला इतना पचड़ा फैला हुआ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होने वाला है कि अब चूंकि अपॉइंटमेंट हो गई हैं, तो ऐसे में जो सीट्स हैं तीसरी चयन सूची की वो भी फिलअप हो जाएंगी, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट पर होल्ड करने का कोई ऐसा मतलब आदेश नहीं है कि काउंसलिंग को स्टे कर दिया जाए, जो ऑनगोइंग प्रोसीजर है, या दोस्तों जो अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं या जो अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ होने हैं उनको क्या किया जाए, होल्ड कर लिया जाए, ऐसा कोई डिसीजन में नहीं दिया गया। मतलब एज इट इज़ प्रॉपरली चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। इनकेस क्या हो सकता है, सिंगल बेंच में जैसा कि उबाल मचा था कि ये होगा, नंबर मिल जाएंगे, अब ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली जजमेंट आया और उसमें खारिज कर दिया गया। डिवीज़न बेंच में भी 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, में भी यहाँ पे रिलीफ मिल जाए। तो रिलीफ मिलती है दोस्तों, तो जज साहब क्या कुछ मानते हैं, क्या वो 1 से 2 नंबर देने के बाद से पिटिशनर्स को बेनिफिट देते हैं, या जितने एक्रीब्ड कैंडिडेट्स होंगे रिज़ल्ट को रिवाइज करने की बात कहेंगे, उससे 1 से 2 नंबर, और फिर 67,867 की जो चयन सूची है रीफ्रेम करने की बात कहेंगे, और उससे जो कैंडिडेट्स एक्सक्लूडेड होंगे, मान लिया जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, मान लिया कोई भाई 1 से 2 नंबर से वो चयनित हो गया, शिक्षा मित्र है 12 अंक पा के वो तो टॉप पर जाएगा, तो कम से कम वो बिलो वाले को एक को तो लेके निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे में बड़ी हौच पौच कंडीशन जनरेट होंगी। तो क्या कुछ होगा ये तो जज साहब ही जानते हैं, चूँकि अपॉइंटमेंट होल्ड करने के लिए कहा नहीं गया, ठीक है, सारी की सारी अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं। तो ऐसे में जहाँ तक लगता है मुझे कि पिटिशनर बेनिफिट जैसी कोई चीज़ आती है, स्पेशली इन कैंडिडेट्स के लिए, जितने पिटिशनर्स हैं उनके लिए अलग से कोई ऑर्डर निकाल दे जज साहब, इसकी उम्मीद काफ़ी कम नज़र आती है, ठीक है। क्योंकि जब एक अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं कि जो प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में चली जाया करती हैं। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा कर के यहाँ तक आया है, बहुत सारे पचड़े रहे हैं, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ ही रहा है, तो ये भी परसेप्शन होता है जजेस का कि भाई नेक्स्ट में जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, अपना वहाँ से निकाल लेंगे, अब इसमें हौच पौच क्या करें। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, या इनको 1 से 2 नंबर का बेनिफिट दे दें। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं और जिनकी होने वाली हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अपने पक्ष को रखने के लिए, अपने बचाव के लिए वो अपने एडवोकेट्स को हायर करके इस मामले पर सुनवाई में ले जा सकते हैं, वो भी अपने पक्ष को रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि जज साहब ने ऐसा भी कोई ऑर्डर जनरेट नहीं किया है कि जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई हैं वो भी अपने पक्ष को रखें। यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ अभी अपेलेंट्स और गवर्नमेंट के बीच का है कि जिन्होंने याचिका की है और रिस्पोंडेंट है उनमें आपस में मामला चल रहा है। अगर बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो जज साहब उनको भी पार्टी बनाएंगे, अदरवाइज़ कोई इसमें बात नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें तो निकल के आई हैं, लेकिन इतना भी निगेटिव नहीं है कि आप परेशान ज़्यादा हों। जिनकी अपॉइंटमेंट है एज इट इज चलती रहेंगी। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है चैनल के माध्यम से कि एक बार नियुक्तियां हो जाने के बाद से फिर शायद ही कुछ हो, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी रहती हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत न्यूनतम आंकड़ा चल रहा होगा जिसमें कि थोड़ा बहुत प्रभाव की होती है। एट एनी रेट अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तब जाके जो बहुत बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ी बहुत तकल्लुफ़ हो सकती है, अदरवाइज़ ऐसे ही चीज़ें होने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए आशा है पूरी बातें स्पष्ट हो गई होंगी इस वीडियो सेशन के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।